हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम फ्यूल्स को लेकर बात कर रहे थे और लगभग हमने कुछ गैसियस फ्यूल्स को लेकर आपके साथ चर्चा करी। जैसे वाटर गैस होती है, कौन से फ्यूल्स थे थोड़ा आप देख लीजिए। गोबर गैस को लेकर बात करी हमने, नेचुरल गैस को लेकर बात करी, ऑयल गैस को लेकर बात करी, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस और कोल गैस। तो इन गैसेस को लेकर हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। अब जो बात करने वाले हैं हम, वो बात करेंगे आज के लेक्चर में फॉसिल फ्यूल्स को लेकर। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये अलग होते हैं दूसरे तरीके के फ्यूल से, इन सब को लेकर हम बात करते हैं। तो फ्यूल आपको पता है, पहले तो फ्यूल क्या होता है, ईंधन। और ईंधन क्या है, ऊर्जा का स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत को हम क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। अब ये जो ऊर्जा का जो स्रोत है, ईंधन है। अब ये ईंधन जो है किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे तरल हो सकता है या ठोस हो सकता है या गैसियस हो सकता है। और उसके साथ साथ, और ये कोई आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। यानी आपत्तिजनक का मतलब है कि उसको जलाया जाए या उससे किसी भी प्रकार की जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट निकलता है, जो उत्पाद निकलता है, उप या उप उत्पाद होता है, वो किसी नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। अब हम समझते हैं फॉसिल फ्यूल्स को। देखो, एक वर्ड है फॉसिल। फॉसिल का मतलब क्या होता है, जो मृत जीव होते हैं ना, मृत जीव के अवशेष को हम फॉसिल बोलते हैं, जीवाश्मों। यानी जो मृत जीव होते हैं उनके अवशेषों से अगर कोई ईंधन बना होता है, तो उस ईंधन का नाम रखा हुआ है फॉसिल फ्यूल्स। द फ्यूल विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम बोलते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी मृत जीवों के अवशेष को हम फॉसिल्स बोलते हैं, आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जीवाश्मों या से निर्मित ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। और जीवाश्म क्या होते हैं, मृत जीव के अवशेष। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द एग्जांपल ऑफ फॉसिल। तो कोल, कॉल हो गया, मैंने आपको पिछले लेक्चर बताया था कोल कैसे बना। वनस्पति जो है दब गई और उसके बाद वहां से कोल बनने की प्रक्रिया हुई। फिर समुद्री जीवों से पेट्रोलियम बना और एक प्राकृतिक गैस। आज हम देखेंगे प्राकृतिक गैस भी कैसे फॉसिल फ्यूल्स बनी। प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है, यानी ये फॉसिल फ्यूल्स है। और ये कहीं ना कहीं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखना कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, किस तरीके से इनका जो है, राइट, तो किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो, फॉसिल फ्यूल्स को आपने अपने आमतौर के जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग किया है, राइट। तो सबसे ज़्यादा आपने क्या जो है उपयोग में किया है, फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि आपने घर पे एलपीजी यूज़ कर रहे हो, सीएनजी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस होती हैं दोनों की दोनों। फिर आपने पेट्रोल, डीजल, इन सब की गाड़ियाँ देखी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है आपने इनका इस्तेमाल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट कोल कैसे बना, अब कोल के पीछे की कहानी देखो। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरिया। तो अब क्या था, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निचले अर्धभूमि क्षेत्र में घने जंगल थे। तो जो लो लेइंग वेटलैंड एरिया है, अर्ध भूमि क्षेत्र जो है निचले अर्धभूमि पे, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के निचले अर्धभूमि पर घने जंगल थे, बहुत घने जंगल, विशाल पौधे, घने जंगल। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। चाहे वो फ्लड हो सकता है या भूकंप हो सकता है, किसी भी तरीके से बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं या आपदाओं के कारण ये जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड, जैसे जैसे मिट्टी इसके इनके ऊपर लेयर बाय लेयर, जैसे ये जंगल थे, अब क्या हुआ, मिट्टी आई, आई मिट्टी, फिर मिट्टी, फिर मिट्टी, फिर मिट्टी। जिस तरीके से मिट्टी इनके ऊपर आती गई, देखो आपको मैं उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा कि अगर आपने अपने घर या कहीं किसी चीज़ को गौर से देखा हो, तो जो रोड होती है उसको लेबलिंग करा जाता है। हर थोड़े थोड़े साल बाद जो है रोड के ऊपर एक और नई रोड बना दी जाती है, फिर नई रोड बना दी जाती है, फिर नई रोड बना दी जाती है।
इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे जो रोड है उसका स्तर ऊपर उठ गया और जो बाकी के आसपास की चीजें वो नीचे दब गई। या फिर आप एक काम करना, कहीं बाहर कोई एक वस्तु छोड़ देना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ क्या होगा, उसके ऊपर मिट्टी जमती रहेगी और एक समय बाद वो वस्तु जो है वो मिट्टी में दब जाती है। तो ये जो मिट्टी का जो विक्षेपण होता है यानी फैलाव होता है, ये नेचुरल है। और बाढ़ में भी मिट्टी आती है बह के, उसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है। तो बाढ़ या ऐसी जैसी जो नेचुरल प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उनके द्वारा वो जो जंगल थे वो मिट्टी के नीचे दबते चले गए। और मिट्टी जो है समय, मतलब समय के साथ साथ अधिक मिट्टी जमा होती गई और वे संकुचित होते गए और वो कंप्रेस होते गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज द सैंक डीपर एंड डीपर। तो वो जितना गहराई में दबते चले गए, तापमान में वृद्धि उतनी ही होती चली गई। तो तापमान में वृद्धि कैसे देखने को मिली? जब वो गहराई में दबते हुए चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कॉल। तो उच्च दाब और उच्च तापमान के कारण जो मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो वो जो डेड प्लांट्स थे जो नीचे दब गए थे, वो पौधे पेड़, तो ये विशाल का पेड़ हुआ करते थे। ये पेड़, मरते हुए पेड़, फिर ये किस में कन्वर्ट हो गए? कोयला में बदल गए, परिवर्तित हो गए। तो अब आप देख रहे हो, ये जो हमारे पास कोयला है, ये भंडार, जो कोयला का भंडार है, ये वो पौधे हैं, 300 साल पहले ये कभी पेड़ पौधे हुआ करते। और ये आपदा के कारण या नेचुरल प्रोसेस के कारण, चाहे वो फ्लड हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, कुछ भी हो, उसके कारण ये दब गए और कोयला में बदल गए। तो क्या ये हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स है? क्या हमारे पास इसकी कोई सीमा नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत सीमित है। ये काफी सीमित है। इसीलिए इनको बोला जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो भविष्य में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम उसका जो है लगातार उपयोग करते हुए जा रहे हैं। As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetable into coal is called carbonization. चूंकि कोयले में मुख्य रूप किससे बना होता है? कोयला मुख्यतः कार्बन से बना होता है। इसलिए जो मृत वनस्पतियां होती हैं कि कोयले के रूपांतरण को, धीमी प्रक्रिया को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। यानी कार्बन जो है, कार्बन को, या जो डेड वेजि कार्बन है, कोयल में भी कार्बन है, तो ये जो डेड वेजिटेशन है, मृत वनस्पति, और ये जो डेड वेजिटेशन किस में बदल रही है? कोयले में बदल रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन, ठीक। कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल। कोल सबसे महत्वपूर्ण ठोस ईंधन है। क्या है? कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल। कोल सबसे महत्वपूर्ण, अगर ठोस ईंधन में बात करें तो कोयला है। कोयला सबसे महत्वपूर्ण ठोस ईंधन है, क्योंकि ईंधन जो है, ईंधन से ही अर्थव्यवस्था है। याद रखिएगा, ईंधन की जो है ज़रूरत बहुत है, क्योंकि ईंधन से ही उद्योग चलते हैं, ईंधन से ही खाना पकता है, ईंधन से ही जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हुआ होता है। इट वेरीज ग्रेटली कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। तो ये संरचना और गुणों में बहुत भिन्न होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कोल आर पिट, इग्नाइट, बिटमस, बिटुमिनस, स्टील कोल एंड एंथ्रासाइट। तो जो कोल होते हैं ना, इसके भी प्रकार होते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा कोल होगा जिससे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज़्यादा जलेगा, है ना। कोई उससे खराब होगा, फिर और खराब होगा। तो इस तरीके से कोल के प्रकार है। कौन से पूछा जाता है परीक्षा में, इनमें से कोल के प्रकार क्या क्या है? पेट, उसके बाद लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस होता है एक, स्टीम कोल और एंथ्रासाइट। तो याद रखना, पेट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, स्टीम कोल और एंथ्रासाइट। तो ये सब क्या है? कोल के प्रकार हैं। और हर एक जो प्रकार होता है कोल का, वो भिन्न होता है, क्योंकि हर एक को जलने के बाद जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो थोड़ी अलग ऊर्जा रहती है। तो ये जो डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द कार्बन कंटेंट ऑफ दीज फॉर्म ऑफ कोल विथ क्लोरिफिक वैल्यू आर गिवन। तो इनकी क्लोरिफिक वैल्यू भी दी हुई है और कार्बन कंटेंट भी दिया हुआ है, कितना है। देखो, पिट के अंदर जो है,
जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 60% कार्बन होता है। और इसकी क्लोरिफिक वैल्यू क्या है? 9900। 1 B = 252, 1 BTH = 252 कैलोरीज। तो इनटू कर देंगे, इतना कैलोरी हमें मिलेगा इससे। 67 लिग्नाइट, इसका कार्बन कितना है? 67%। क्लोरिफिक वैल्यू क्या है? 11700। बिटोनमस कितना है? 88%, इसकी क्लोरिफिक वैल्यू कितनी है? 14950। स्टीम कोयल का क्या है? 93%, क्लोरिफिक वैल्यू 15720। एंथ्रासाइट की 95%, और इसकी क्लोरिफिक वैल्यू क्या? 16200। तो ये हर कोयला अपनी क्लोरिफिक वैल्यू है, तो सबसे अच्छा कौन सा हुआ? एंथ्रासाइट। इसकी क्लोरिफिक वैल्यू ज़्यादा है, तो ये परीक्षा में पूछा जाएगा सबसे अच्छा कौन सा? एंथ्रासाइट। उसके बाद स्टीम कोल, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, उसके बाद पिट कोल। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना। ठीक, तो ये जो ऑर्डर है आपको याद रखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे अच्छा एंथ्रासाइट हुआ, उससे कम स्टीम कोल, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और फिर पिट कोल। तो पिट कोल जो है वो सबसे नॉर्मल कोल होता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द कॉमन वैरायटी ऑफ कोल इज बिटुमिनस। तो सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? बिटुमिनस। देखो सबसे कॉमन कौन सा है? बिटुमिनस। द कॉमन वैरायटी ऑफ कोल इज बिटुमिनस। कोयले की सामान्य किस्म क्या है? बिटुमिनस। इट इज हार्ड लाइक स्टोन एंड बर्न विद स्मोकी फ्लॉम। तो ये पत्थर की तरह ठोस होता है, तो ये काफी ठोस होता है पत्थर की तरह, और धुएं वाली लौ से ही जलता है। तो जब भी ये जलेगा तो इसमें से धुएं की लौ निकलेगी। ठीक है। सुपीरियर क्वालिटी इज एंथ्रासाइट विच बर्न्स विथ नॉन स्मोकी फ्लेम। तो बेहतर गुणवत्ता जिसमें होती है एंथ्रासाइट है, जो बिना धुएं वाली लौ से जलता है। सुपीरियर क्वालिटी किसकी है? एंथ्रासाइट की। विच बर्न्स विथ नॉन स्मोकी फ्लेम, तो वो किसके साथ कैसे जलेगा? वो बिना धुएं के। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है, और ये बिना धुएं की वाली लौ से जलता है। When coal is subject to destructive distillation by heating in absence of air, it loses volatile constituents such as coal gas, ammonia, benzene, phenol, and tar, and residue left behind is coke. अब देखो, जब कोयले को हवा की अनुपस्थिति में, यानी जब हवा ना दी जाए, अनुपस्थिति में गर्म करके विनाशकारी आश्वासन किया जाता है, यानी डिस्टिलेशन बाय हीटिंग, गर्मी से इसको तोड़ा जाता है। हवा नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन नहीं होगा, तो इसमें क्या निकलता है? इससे कॉयल गैस निकलती है। आपने देखा, अभी हमने पढ़ा था कॉयल गैस में, कॉयल गैस निकलती है इससे। अमोनिया निकलती है, बेंजीन निकलता है, फिनोल निकलता है, और टार निकलता है। जैसे वाष्पशील घटों को खो देता है, तो इससे खो देता है, तो ये सब निकल जाते हैं, तो क्या हुआ? नीचे क्या बचा? कोक बचा। तो इससे क्या बचता है? कोक। कोक इज एन आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, और कोक क्या है? जो कृत्रिम उत्पाद है। कोक को बनाया जाता है, निकाला जाता है। खुद से कोक आपको जो है प्राकृतिक तौर पे नहीं मिलेगा। तो कोक को कैसे बनाया जाता है? कोल को क्या करेंगे? हवा की अनुपस्थिति, यानी वो हम उसमें बात करें, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, अनुपस्थिति में उसको क्या करा जाएगा? हीट करा जाएगा। डिस्टिलेशन बाय हीटिंग, अनुपस्थिति में गर्म करके विनाशकारी आशवन के अधीन किया जाता है। तो यह कोल गैस में, कोयला गैस में, अमोनिया में, बेंजीन, फेनोल और तार इसमें से निकल जाएंगे। बचा हुआ क्या होगा? कोक। और कोक हमारा क्या होता है? आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, यानी कोक एक कृत्रिम उत्पादक है। आगे बढ़ते, कोल इज मेनली यूज्ड। अब कोल को किस लिए, मुख्यतः किसके उपयोग में किया जाता है? एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कोल गैस, कोल गैस के बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, कोल तार के लिए, कोक के लिए। कोल गैस
कोल तार और कोक के निर्माण के लिए क्या यूज किया जाता है? कोयला को इस्तेमाल किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल, तो कृत्रिम पेट्रोल बनाने के लिए भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इसके तीनों यूज है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लेंगे। सबसे ज्यादा ईंधन के रूप में देखा होगा आपने, जो पावर हाउस होते हैं, पावर हाउस में कोल को इस्तेमाल करके जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, कौन से? एनटीपीसी पावर प्लांट, एनटीपीसी, नेशनल, एनटीपीसी के जो पावर प्लांट होते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है। तो ये एनटीपीसी के जो पावर प्लांट होते हैं उसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है, फिर पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है और भाप से बिजली बनाई जाती है। तो याद रखना, कोयले के गैस या कोल तार को कोक के निर्माण के लिए या सिंथेटिक पेट्रोल के निर्माण में भी यूज किया जाता है, और इसका सिंथेटिक पेट्रोल के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। अब आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम इज अ डार्क विस्कस ऑयल विद अनप्लीजेंट स्मेल ड्यू टू सल्फर कंपाउंड। तो पेट्रोलियम एक गहरा चिपचिपा तेल है, इसमें सल्फर यौगिक के कारण अप्रिय गंध होती है। तो जो सल्फर की जो गंध होती है वो थोड़ा सड़ा हुआ अंडा जैसी गंध होती है। अगर आपने केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में देखा हो तो इसकी जो स्मेल है वो एक कंपाउंड द्वारा मिलती है, तो वो केमिस्ट्री में करा जाता है। इट इज फाउंड बाय ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, तो ये समुद्र में रहने वाले जीवों से बना था। ये भी हमारे पास लिमिटेड है क्योंकि ये फॉसिल है। एज these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layer of sand and clay over millions of years. Absence of air, high temperature and high pressure transformed to the dead organisms into petroleum and natural gas. जैसे जैसे ये जीव मरते गए, उनके शरीर समुद्र के तल पर बस गए। तो जैसे ये मान लो समुद्र तल है, ये सी का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको दिखा दिया। तो ये आपका क्या हो गया? ये सी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब क्या हुआ, कोई जानवर मर गया तो वो यहाँ पर आ गया होगा। तो जैसे ये कोई जानवर हो गया, ये सपोज एनिमल्स है। अब ये क्या करे, ये बॉटम आ गया, सी के बॉटम पे आ गए। अब इस पे लेयर बाय लेयर जो है परत लगती जाएगी, लेयर बाय लेयर। अब ये जो लेयर की वजह से प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, एयर थी नहीं, तो अब ये क्या होने लगे, अब ये पेट्रोल में बदलने लगे। तो नीचे से हमने पाइप डाली, पता करा पेट्रोल कहाँ पर है और पेट्रोल को निकाल लिया। तो जैसे जैसे जीव मरते गए, उनके शरीर समुद्र के तल पर बस गए और लाखों वर्ष में रेत और मिट्टी की परतों में परिवर्तित हो गए। हवा की अनुपस्थिति, उच्च तापमान और उच्च दबाव के ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। तो मृत जीवों को किस में बदल दिया? उच्च तापमान और उच्च दबाव ने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम में बदल दिया। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया। तो दुनिया का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया यानी यूएसए में खोदा गया, ड्रिल करा गया 1859 में। तो 1859 में पहला जो है पेंसिल्वेनिया में तेल का कुआं जो है खोदा गया। 8 ईयर लेटर, उसके ठीक 8 साल बाद 1866 में ऑयल वाज स्ट्रक एट मकुम इन आसाम। तो आसाम यानी इंडिया में 1866 के बाद मकुम में जो है तेल निकाला। इंडिया ऑयल, इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन, अब इंडिया में कहाँ कहाँ ऑयल मिलता है? असम, गुजरात, मुंबई हाई, गोदावरी और कृष्णा के जो बेसिन है, केजी बेसिन, अभी यहाँ पर बहुत बड़ा जो है प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है केजी बेसिन में। तो इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात,
Mumbai High and in the river basin of Godavari and Krishna. Petroleum is a mixture of various types of hydrocarbons along with some oxygen, sulfur और nitrogen containing compound. तो रासायनिक रूप से जो पेट्रोलियम विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। तो इन सब का जो मिक्सचर है वो कौन है? वो हमारा पेट्रोलियम है। और एन एवरेज क्रूड पेट्रोलियम कंटेन, औसतन कच्चे पेट्रोलियम में क्या क्या होता है? 80 से 85% तक कार्बन होता है, 40 से 14 प्रतिशत तक हाइड्रोजन होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कुछ जो अमाउंट होती है, मात्रा सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की होती है। तो औसतन कच्चे तेल में 80 से 85% तक कार्बन होगा, 10 से 14% तक हाइड्रोजन होगा। ठीक। क्रूड ऑयल कैन बी सेपरेटेड इनटू नंबर ऑफ यूजफुल फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो कच्चे तेल को विभिन्नात्मक द्वारा किए गई उपयोगी जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसकी मदद से जो कच्चे तेल है उसको बहुत सारे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, उपयोगी अंशों में अलग अलग किया जा सकता है। द हाइएस्ट बॉइलिंग फ्रैक्शन कंडेंस फर्स्ट ऑफ द बॉटम एंड द लोवेस्ट फ्रैक्शन एट द टॉप। तो जिसका बॉइलिंग सबसे अधिक कथांकन वाला अंश जो है वो सबसे नीचे होगा, सबसे पहले नीचे होगा, और सबसे कम कथांकन वाला जो अंश है वो सबसे ऊपर संकलित हो जाता है। और फिर ऐसे कॉलम बन जाते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये कॉलम बन जाते हैं। तो यहाँ सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला, यहाँ सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला, फिर यहाँ से इनको अलग कर लिया जाता है। द अनकंडेंस्ड गैसेस escape द हीट हेड ऑफ द कॉलम, और जो असंगठित गैस स्तंभ शीट से पर निकल जाती हैं। दे कंसिस्ट, इनके अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं गैसों में। इस तरीके से जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से तेल को जो है अलग कर दिया जाता है। These are used to give modern fuels under the name of LPG, CNG and LNG। तो इनका उपयोग LPG, CNG और LNG के नाम पे आधुनिक ईंधन द्वारा किया जाता है। तो LPG, CNG और LNG ये सब लिक्विड नेचुरल गैस, तो ये सब कहाँ से प्राप्त हो रही हैं? ये सब आपके इसी तरीके के ईंधन में से प्राप्त हो रही हैं इनको जलाकर। द पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो दबाव में द्रवित पेट्रोलियम गैस को द्रवभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, यानी एलपीजी। द चीफली मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन। तो एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन की थोड़ी मात्रा होती है। अ स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल कंपाउंड इथाइल मर्सिपटम, जो आपको एलपीजी की जो गैस आपने सूंघी होगी, वो उसमें होता है इथाइल मरकैप्टन नाम का एक कंपाउंड डाला जाता है। अगर वो गैस ना हो तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि एलपीजी लीक कर रही है या नहीं कर रही है। अगर स्मेल नहीं आएगी तो आपको लीकेज का पता नहीं चलेगा, और लीकेज का अगर पता नहीं चला तो इससे दुर्घटना हो सकती है। तो इज एडेड टू एलपीजी सिलेंडर, तो एलपीजी के सिलेंडर में होते हैं ताकि वो डिटेक्ट कर पाए एलपीजी गैस को गैस के रिसाव का पता लगाने में मदद करने के लिए एलपीजी सिलेंडर में जोड़ा जाता है। C2H5SH इथाइल, इसको बोलते हैं मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन। अब सीएनजी की बात कर लेते हैं। कंडेंस्ड नेचुरल गैस इज द नेचुरल गैस कंप्रेस्ड एट वेरी हाई प्रेशर। तो जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है बहुत अधिक दबाव पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस बनाई जाती है। नेचुरल गैस कंसिस्टेंटली, अब इसमें क्या होता है, मुख्य तौर पर इसमें 95% मिथेन होता है अलॉन्ग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो वहाँ पर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन था और प्रोपेन था, यहाँ पर मिथेन ज़्यादा होती है और थोड़ी मात्रा में एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी होते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड इन गैसियस स्टेट आइदर इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस को गैसियस अवस्था में ही रखा जाता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी स्टेट और इन लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टेट। तो सीएनजी जो है वो गैसियस स्टेट में, और लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है लिक्विड, उसको कंप्रेस करके लिक्विड की फॉर्म में या लिक्विड के स्टेट में कर दिया जाता है।
CNG used as a better fuel than gasoline automobile engines because it burns completely and hence no burnt compound carbon is released in the atmosphere to cause pollution. तो सीएनजी के जो उपयोग होते हैं वो गैसोलीन ऑटोमोबाइल यानी वो मोबाइल जो ईंधन के द्वारा चलते हैं, वो यानी वो मोबाइल का मतलब वो गाड़ियां जो ईंधन के द्वारा चलती है उनके इंजनों के लिए तुलना में सबसे अच्छा ईंधन जो होता है वो सीएनजी होता है के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह पूरी तरीके से जलता है, तो यह पूरी तरीके से चलेगा तो इसमें वेस्टेज नहीं होगी और इसलिए प्रदूषण पैदा करने के लिए वातावरण में मतलब वातावरण में कोई बिना जला हुआ कार्बन नहीं छोड़ता। तो ये कोई भी जो है अनबर्न्ड कार्बन या कोई भी कार्बन जो जला ना हो ऐसा नहीं छोड़ता, ये पूरी तरीके से जलता है जिससे वातावरण में जो शुद्ध यानी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। द रेजिड्यू लेफ्ट इन द रिटोर्ट इज अ ब्लैक एंड टैरी मास टर्म्ड एज asphalt और पिच। रिटोर्ट में बचा हुआ अवशेष एक काला और तारकोल जैसा द्रव्यमान होता है जिसे डामर या पिच कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, डामर या पिच। और इससे क्या करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, तो उसका जो वेस्ट है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका वेस्ट किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पेंट बनाने के लिए, मेटलिंग रोड्स के लिए, जो पक्की सड़क है उनको बढ़ाने बनाने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर वुड और मेटल, और उसको लकड़ी के और धातु के परिरक्षक के रूप में यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखा होगा आजकल सरकार का जो ज़्यादा जोर है, उन्होंने डीजल के इंजन बंद कर दिए हैं, डीजल के इंजन नहीं चलेंगे। अब मेन फोकस किस पे आ रहा है, पेट्रोल पे और सीएनजी पे। धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास प्राकृतिक गैस का भंडार है। तो देखा है आपने सीएनजी की गाड़ियां आना मार्केट में ज़्यादा हो गई हैं जो सीएनजी से चल रही हैं, और उनका जो है सीएनजी जो सस्ता भी होता है पेट्रोल से और इकोनॉमिकल भी होता है, यानी किफ़ायती भी होता है। द सब्सटेंस फ्यूल यूज्ड फॉर लॉन्चिंग रॉकेट इज कॉल्ड रॉकेट प्रोपेलेंट्स। तो रॉकेट फ्यूल क्या होता है, पहले इनको समझते हैं। रॉकेट को परिक्षेपित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को या ईंधन को हम रॉकेट प्रोणदक कहते हैं, यानी रॉकेट प्रोपेलेंट्स प्रोणदक कहते हैं। A propellant is a combination of oxidizer and a fuel which when ignited undergoes a combustion to release large amount of hot gases। तो एक प्रोणदक एक ऑक्सीडाइजर और ईंधन का एक संयोजन है जो प्रज्वलित होते पर एक बड़ी मात्रा में गर्म गैस जो है छोड़ेगा। तो गर्म गैस नीचे छोड़ेगा तो प्रेशर बनाएगा, और नीचे यानी एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ, तो नीचे छोड़ेगा और ऊपर जाएगा। तो बड़ी मात्रा जो है गर्म गैस को छोड़ने के लिए दहन से गुजरता है। When these hot gases are passed through a narrow nozzle, तो जो एक छोटी सी नजल से ये जो बहुत सारी गैस पास होती हैं, निकलती हैं, द रॉकेट मोटर इट प्रोवाइड नेसेसरी थ्रस्ट फॉर द रॉकेट अपलिफ्ट एंड अकॉर्डिंग विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये रॉकेट को उठने के लिए जो फोर्स चाहिए, जो थ्रस्ट चाहिए वो देते हैं, और ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये जो कंबंशन, यहाँ पर बहुत सारी गैस बनी तो ये यहाँ से निकलेंगी एकदम, यहाँ से गैसेस निकलेंगी और क्या करेंगी, ये रॉकेट को नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। तो हर एक एक्शन का एक उसका प्रायरूप या उल्टा एक एक्शन होता है, वो उतने ही फोर्स के साथ लगता है और उल्टी विपरीत दिशा में लगता है। तो ये जितना धरती पे जो है इसको फोर्स लगा रहे उतना ही इसको रिएक्शन मिलेगा और ये ऊपर उठेगा। तो जब इन गर्म गैसों को रॉकेट की और मोटर के एक संकीर्णीय नोजल से गुजारा जाता है, तो यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार रॉकेट उत्स्थान के लिए आवश्यक जोर प्रदान करता है। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट द प्रोपेलेंट कैन बी क्लासिफाइड एज। तो तो जैसे जैसे फिजिकल स्टेट होती है, तो जैसे मान लो जो फ्यूल है वो किस में हो सकता है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, जैसे डिपेंडिंग, अब मान लो ठोस में भी हो सकता है यानी सॉलिड प्रोपेलेंट भी हो सकते हैं, ठोस प्रणोदक भी हो सकते हैं, लिक्विड प्रोपेलेंट भी हो सकते हैं और हाइब्रिड प्रोपेलेंट भी हो सकते हैं। तो ये निर्भर करता है किस तरीके का प्रोपेलेंट है। सॉलिड प्रोपेलेंट में क्या होता है, सॉलिड फ्यूल और सॉलिड ऑक्सीडाइजर होता है।
तो जो ठोस प्रणोदक होते हैं ये ठोस ईंधन और ठोस ऑक्सीकरण का मिश्रण होता है। देयर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, और इनको दोबारा दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, मिश्रित प्रणोदक और डबल बेस प्रणोदक। तो मिश्रित यानी कंपोजिशन प्रोपेलेंट एंड डबल बेस प्रोपेलेंट्स। Composite propellants are used polymeric blinders such as polyurethane or polybutadiene as a fuel and ammonium polychlorate as an oxidizer। तो मिश्रित प्रणोदक पॉलीयूरेथेन, पॉलीब्यूटाडीन और पॉलीमर ब्लाइंडर को ईंधन के रूप में और अमोनियम परक्लोरेट और ऑक्सीडाइजर के रूप में उपयोग करते हैं। डबल बेस प्रोपेलेंट मेनली यूज फॉर नाइट्रोग्लिसरीन लिक्विड में और नाइट्रोसेलुलोज सॉलिड में। तो डबल बेस प्रोपेलेंट में नाइट्रोग्लिसरीन तरल में होता है और नाइट्रोसेलुलोज ठोस में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज जेल इन नाइट्रोग्लिसरीन सेट्स अ सॉलिड मास। तो नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलोज सेलुलोज जेल में ठोस द्रव्यमान के रूप में सेट होता है। अब आता है लिक्विड प्रोपेलेंट। These consist an oxidizers such as liquid oxygen, डाइनाइट्रोजन ऑक्सीडाइज यानी और नाइट्रिक एसिड एज अ फ्यूल सच एज केरोसिन, अल्कोहल और हाइड्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन। तो द्रव प्रणोदक इनमें ऑक्सीडाइजर के होता है द्रव ऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड, और ईंधन जैसे कि केरोसिन, अल्कोहल या हाइड्रोजन या द्रव में इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड प्रोपेलेंट जिसमें सॉलिड लिक्विड दोनों होते हैं। आर्किलिक रबर जो होती है एक सॉलिड फ्यूल के तौर पर यूज करी जाती है। N2O4 द्रव ऑक्सीडाइजर के तौर पर यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कंबंशन की। अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबंशन। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है या दहन उसको हम कहते हैं, वो है दहन होता है। तो ऑक्सीजन के कंबंशन के होने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। द सब्सटेंस अंडरगोज कंबशन इज टू बी कम्बस्टाइल। दहन से गुजरने वाला पदार्थ दहनशील कहा जाता है और उसे हम ईंधन भी कहते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था ईंधन क्या देता है, ऊष्मा या ऊर्जा देता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज फ्लेम और एज ग्लो। कभी कभार दहन के दौरान प्रकाश भी निकलती है, या तो लौ के रूप में या चमक के रूप में। फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी। कंबशन के लिए वायु बहुत जरूरी है। The substance which burn in the air in the presence of air यानी oxygen are combustible substance, while the substance which cannot burn in the presence of air are called non-combustible substance। वे पदार्थ जो हवा की जो यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ कहा जाता है, जबकि वह पदार्थ जो हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकते उन्हें गैर दहनशील पदार्थ कहा जाता है। वुड, पेपर, मैग्नीशियम, केरोसिन ऑयल, कार्बन, कैंडल एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टाइल सब्सटेंस। तो लकड़ी, कागज, मैग्नीशियम, तेल, ये सब क्या है आपके कंबस्टाइल सब्सटेंस। सॉलिड सैंड, ब्रिक्स, ग्लास, स्टोन, पीस, आयरन नेल्स एक्सेट्रा ये सब क्या है नॉन कंबस्टाइल। रेत, मिट्टी, ईंटें, कांचे, पत्थर का टुकड़ा, लोहे की कील आदि गैर क्या है, ये दहनशील पदार्थों के उदाहरण है, अदहनशील। अब आता है इग्निशन टेम्परेचर। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। किसी पदार्थ को जलने के लिए सबसे कम तापमान का प्रज्वलन तापमान कहलाता है। अ कंबस्टाइल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर इग्निशन टेम्परेचर से कम रहा तापमान, तो कोई भी जो पदार्थ है या जो ज्वलनशील पदार्थ है तब तक नहीं जल सकता जब तक उसका तापमान उसके प्रज्वलन तापमान से कम हो। उससे ज्यादा ही होगा तभी वह जलेगा। Kerosene oil does not catch fire at room temperature, but if kerosene oil is heated a little, it will catch fire। तो कमरे के तापमान पर मिट्टी का तेल नहीं जलता, लेकिन अगर मिट्टी के तेल को थोड़ा सा गर्म किया जाए तो यह जलने लगेगा। इट मीन्स दैट इग्निशन टेम्परेचर इज स्लाइटली हायर देन रूम टेम्परेचर। तो इसका मतलब यह है कि जो केरोसिन का जो तापमान है वो रूम तापमान से थोड़ा सा ज़्यादा है, अधिक ज़्यादा है। तो जैसे ही उसको ज़्यादा गर्मी मिलेगा, ज़्यादा कुछ मिलेगा, वो तुरंत जल जाएगा। The little amount of heat produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called calorific value or efficiency value। क्लोरिफिक और एफिशिएंसी वैल्यू क्या होती है? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम, अगर हम 1 किलोग्राम को पूर्ण दहन पर उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा को मात्र उसकी ईंधन या ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं। 1 किलोग्राम याद रखिएगा, 1 किलोग्राम। जितनी ज्यादा क्लोरिफिक वैल्यू उतना अच्छा फ्यूल, ये मैंने आपको बता चुका। ऊष्मीय मान जितना अधिक होगा ईंधन उतना ही बेहतर माना जाएगा।
क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इनटू किलो जूल पर केजी। तो किस में यूज करी जाती है? किलो जूल पर केजी में। काऊ डंग की क्लोरिफिक वैल्यू क्या है? गोबर, ये जो 6000 से 8000, वुड की इससे ज्यादा, कोल की इतना, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इन सब की लगभग बराबर क्लोरिफिक वैल्यू है 45,000। मीथेन की 50,000। सीएनजी और एलपीजी की देखा क्लोरिफिक वैल्यू ज्यादा है, हीट ज्यादा मिल रही है। बायोगैस की 35 से 40,000। हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा 1,50,000। तो हाइड्रोजन को बोला जाता है फ्यूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य का ईंधन। हाइड्रोजन हैज वेरी हाई क्लोरिफिक वैल्यू, दस इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूल ऑफ फ्यूचर। तो हाइड्रोजन की ऊष्मीय मान बहुत अधिक है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। जनरली दे आर टाइप्स ऑफ कंबेंशन। कंबेंशन के कितना टाइप होते हैं? तीव्र दहन, रैपिड कंबेंशन, स्पॉन्टेनियस कंबेंशन तथा स्फूर्त दहन, और एक्सप्लोजन यानी विस्फोट। अब रैपिड कंबेंशन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कंबेंशन इन विच सब्सटेंस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो यह एक प्रकार का दहन है जिसमें पदार्थ तेजी से जलता है और ऊष्मा और प्रकाश का उत्पन्न करता है। बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक्स और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव आर कॉल्ड एग्जांपल ऑफ कंबेंशन, रैपिड कंबेंशन। गैस स्टोव के पास माचिस या तिल्ली से गैस लाइटर या जलन को तीव्र दहन उदाहरण है। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without an application of any apparent cause is called spontaneous combustion। है जिस प्रकार दहन किसी भी स्पष्ट कारण का प्रयोग किए बिना पदार्थ को अचानक से आग लग जाती है, उसको हम बोलते हैं स्वतः स्फोट। जैसे फास्फोरस को बर्न इन एयर एट अ रूम टेम्परेचर था, क्योंकि फास्फोरस इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे ही जो है रिएक्ट कर जाता है अपने आप में, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबंशन। एक्सप्लोजन होता है जब किसी पटाखा को प्रज्वलित किया जाता है तो इसमें से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि के विकास के एक साथ अचानक से जो प्रतिक्रिया होती है, यानी एक साथ आपको ध्वनि, आवाज और जो है लाइट देखने के लिए मिलेगी, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन। लार्जर अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इस रिएक्शन इज लिबरेटेड। तो इसमें से बहुत ज्यादा जो गैस होती है वो निकलती है। बिनी प्रतिक्रिया में बनी गैस एक बड़ी मात्रा मुक्त हो जाती है। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, और ऐसी प्रतिक्रिया को विस्फोट कहा जाता है। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट, ऑन अ प्रेशर। तो एक्सप्लोजन कब हो सकता है? अगर पटाखे पर दबाव डाला जाए तो भी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में अपने फ्यूल चैप्टर को कवर करा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सारी बातें मैंने बताई वो स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई होंगी, और बाकी की जो बातें हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे। अगले मतलब बाकी का अगला जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फॉसिल फ्यूल्स क्या हो गए, इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।